रिइंकार्नेशन ऑफ मैजिकल हीरो एपिसोड 8। दाढ़ी वाला बबलू हाथों में छुरा लेकर जुगनू की तरफ बढ़ा। उसने उसके चेहरे को निशाना बनाते हुए वार किया, लेकिन छुरा उस पर लगता उससे पहले ही पलक झपकते जुगनू ने लात मारकर उसे गिरा दिया। फिर जो पहला साथी यानी काले मस्से वाला उसके शिकंजे में था, उसके सर पर अपना हथौड़े जैसा हाथ मारा। वो वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ा। तभी बबलू उठ खड़ा हुआ। वो भूखे खूंखार शेर जैसा खतरनाक हो गया था। उसने छुरा जुगनू के पेट की तरफ घुमाया, लेकिन इससे पहले कि वो छुरा जुगनू के पेट को छू पाता, जुगनू वहां से हट गया और बबलू की कलाई पकड़कर मरोड़ दी। ये सब इतने कम वक्त में हो रहा था कि अगल बगल में बैठे सारे लोग समझ भी नहीं पा रहे थे कि कुछ ही सेकंड में क्या से क्या हो गया। रोकना तो दूर, बल्कि सब तमाशाई बनकर उन तीनों की लड़ाई देख रहे थे, जैसे किसी फिल्म के एक्शन सीन की शूटिंग चल रही हो। जब जुगनू ने बबलू की कलाई मरोड़ी तो उसके हाथों से छुरा नीचे गिर गया और उसकी नोक उसी के पैरों में चुभ गई। उसके पैरों में एक गहरा घाव हो गया, जिससे खून बहने लगा। वो आदमी अपना पैर पकड़कर दर्द से कराहने लगा। हाथ तो पहले ही टूट चुका था। जुगनू ने उन दोनों को उनके कॉलर से खींचकर आगे की तरफ धकेल दिया और आगे बढ़ा। उसे वहां से आगे जाता देख झिलमिल ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? बस अब ये लड़ाई यहीं बंद कर दो। क्यों फालतू में इस सब में पड़ रहे हो? तुम्हारा कुछ सामान चोरी तो नहीं हुआ ना? फिर छोड़ो ये सब, उसने विश्वास दिलाते हुए कहा। तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं इन लोगों को आज जिंदगी भर के लिए सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ने वाला। मुझे कुछ भी नहीं होगा। चिंता करनी है तो इन लोगों की करो, क्योंकि आज इन्हें मुझसे कौन बचाएगा ये कोई नहीं जानता। रघु तो तमाशा देख रहा था। कुछ करना तो दूर, बल्कि मौके का फायदा उठाते हुए उसने झिलमिल को उसके खिलाफ भड़काने की भी कोशिश की थी। और अब जब जुगनू उन लोगों पर हावी हो रहा था तो उसे जुगनू से काफी ईर्ष्या हो रही थी। जुगनू ने उन दोनों घायलों को और भी लात घूं से मार मार के लाल नीला कर दिया। आज उसने जमकर उन दोनों गुंडों की मार पिटाई की थी, ऐसी कि अगर उस बस में कोई और चोर मौजूद होता तो वो आज ही वो अपना धंधा ही छोड़ देता। उन दोनों की टूटी फूटी हालत देखकर बस में बैठे बाकी मुसाफिरों को उन पर दया आने लगी। लेकिन उन दोनों की अकड़ अभी भी ढीली नहीं हुई थी, खासकर कि उस छुरी वाले बबलू की। उसने जुगनू को धमकी देते हुए कहा, मैं तुझे एक दिन देख लूंगा, समझाना। सुनकर जुगनू हल्का सा मुस्कुराया और कहा, ठीक है, वो तुम मुझे अभी भी देख सकते हो, लेकिन अगर बाद में कभी देखने की इच्छा हो तो मेरा नाम जुगनू तिवारी है। मैं भवानीपुर में रहता हूँ, कभी भी आकर मुझे वहां देख सकते हो। मैं तो कहूंगा कि अभी अच्छे से देख लो और अगली बार शक्ल मत दिखाना। पहले तो उसने सोचा कि उन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया जाए, लेकिन अगर वो इन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर भी जाता तो वहां पर उसका काफी वक्त बर्बाद हो जाता। अभी तो उसे शहर जाकर रतन की सोने की चेन बेचनी थी और वापस गांव भी पहुंचना था, और इस सब में उसका पूरा दिन गुजार जाता था। इसलिए उसने बस ड्राइवर की तरफ देखकर कहा, भैया गाड़ी आगे कहीं कोने में लगा दीजिए, इस कचरे को बाहर फेंकना है। बस में बैठा कोई भी इंसान उसकी बातों को अनसुना करने की हिम्मत नहीं रखता था। ड्राइवर ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा जुगनू ने कहा। उसने आगे एक कोने पर बस खड़ी कर दी। जैसे ही बस रुकी, जुगनू घसीट के दोनों को दरवाजे तक लाया और लात मारकर उन्हें बस से बाहर फेंक दिया। फिर ड्राइवर को चलने इशारा किया। अब की बार जब जुगनू बस के अंदर की तरफ लौट रहा था तो सबकी नजरें बिल्कुल बदल गई थी। अब सबकी नजरों में उसके लिए काफी सम्मान था। वो लोग जानते थे कि ये दोनों गुंडे गलत थे, लेकिन उनके खिलाफ जाने की हिम्मत बस में बैठे किसी भी आदमी में नहीं थी। सिर्फ जुगनू ही एक ऐसा आदमी था जिसने हिम्मत जुटाकर उन लोगों को सबक सिखाया। अगर कोई आम आदमी होता तो वो इन लोगों से भिड़ने की हिमाकत कभी नहीं करता, लेकिन जुगनू ने न सिर्फ उन दोनों को सबक सिखाया बल्कि उन्हें अपना नाम और पता भी बता दिया, जो करने के लिए जिगर की जरूरत पड़ती है। ना सिर्फ बस में बैठी हुई लड़कियां बल्कि सारे मर्द भी उसे इज्जत की नजरों से देख रहे थे। लड़कियां और औरतें तो बहुत फिदा हो गई थीं। अंदर आते हुए कुछ लोगों ने जुगनू की तारीफ करनी शुरू कर दी। एक ने कहा, अरे भैया, तुम तो बहुत अच्छा काम किए हो। का पीटे हो, का धोए हो उन ससुर के नाती को, कसम से बहुत मजा आ गया। उन दोनों का तो बोलती बंद हो गया था। भाई बहुत मजा आया, ये सब देखकर बड़े बहादुर हो। दूसरे ने कहा, हाँ का बात है, का धोता है भाई तूने मार पिटाई में तो बड़े से बड़े एक्शन हीरो तक को फुलाप कर दिया। अच्छे कुमार हो तुम। तुम्हारे सामने तो वो भी पानी कम चाय लगे। जो तुमने उसकी कलाई मरोड़ी है, आहा देखकर ही मजा आ गया। जियो मेरे लाल जियो। तीसरे ने कहा, लगता है कहीं से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रखी है तुमने। क्या मारते हो भाई? मुझे तो खुद तुमसे डर लग रहा है, पर हाँ, जो सबक तुमने उन लोगों को सिखाया है, अब वो ऐसे लोग दोबारा बस में चढ़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। सब कुछ तुम्हारी बदौलत। लोगों के दिल में जुगनू के लिए इज्जत के साथ साथ चिंता भी थी, क्योंकि जुगनू ने उन लोगों को अपना पता बता दिया था। कई लोग थे जिन्होंने सलाह दी।
वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको उन दोनों को अपना पता और नाम नहीं बताना चाहिए था। आपको डर नहीं लगता का? अगली बार अगर वो अपनी पूरी की पूरी टोली को लेकर लड़ने आ गए तो क्या करोगे आप? का आप जानते हो ऐसे लोगों की कोई हद नहीं होती, वो अगर आपकी जान लेने की कोशिश करे तो क्या करोगे? दुश्मनी मोल ले लिए हो तुम उन गुंडन से। दूसरे ने कहा, मुझे लगता है कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें अपने गांव से दूर चले जाना चाहिए। तुमने अपने गांव का नाम बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या पता किसी दिन तुम्हारे गांव आ धमके तो, और तुम्हें अकेला पकड़ के दबोच कर मार गिराया तो। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। सबकी नजरों में अपने लिए सम्मान और चिंता देखकर वो काफी खुश था। उसने कहा, आप सब घबराए मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो लोग चाहे भी तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और जैसे मैंने अभी उन्हें पछाड़ दिया वैसे ही अगर वो दूसरी बार आए तो तब भी पछाड़ दूंगा। लेकिन आप सबकी चिंता के लिए शुक्रिया, मैं अपना ख्याल जरूर रखूंगा। बाकी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दे तो इनकी हिम्मत नहीं होगी बस में चढ़कर गुंडागर्दी करने की। For VOA till here, please voice their dialogues in bit high level as they are talking in running bus, so there is lot of ambient sound and they are away from each other. अपनी बात कहकर जुगनू वापस बैठ गया। झिलमिल के चेहरे पर अभी भी डर छाया हुआ था। डर की वजह से उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें लाल हो चुकी थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जुगनू को उन गुंडों से लड़ते हुए देख एक बात तो रघु समझ चुका था कि वो कोई आम लड़का नहीं था। वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता था। वो गुंडों से हाथापाई कर सकता था, अपनी रक्षा खुद कर सकता था, यहाँ तक कि दो हट्टी कट्टी गुंडों को अकेले ही पछाड़ सकता था। ये कोई मामूली लड़का नहीं कर सकता। रघु ने मन ही मन कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का जो दिखने में इतना दुबला पतला सा है, जिसके पास ना पैसे हैं ना डिग्री, फिर उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि इसने दो हट्टे कट्टे गुंडों को पछाड़ दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल लेता है। दिमाग तो इसका बहुत तेज है ही, साथ में डेयरिंग भी है। ये तो मैंने तभी देख लिया जब ये उन गुंडों से लड़ रहा था। लेकिन खैर जो भी हो, ये मुझसे बेहतर नहीं हो सकता। ऐसे लोग तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे बॉडीगार्ड या बाउंसर बन सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। झिलमिल के लिए मैं ही सही हूँ। ऐसा लड़का नहीं जिसके अपने कल का कोई अता पता ना हो। ये क्या उसका साथ देगा, उसकी बराबरी करेगा। लेकिन अब ये तो समझ में आया गया कि झिलमिल इस लड़के से इतना क्यों इम्प्रेस्ड है और इतना लाइक क्यों करती है। जुगनू वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया। झिलमिल ने अभी भी अपना चेहरा हाथ में छुपा रखा था। जुगनू ने उसे पुकारा और कहा, वो सब चले गए, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। उसे इतना डरा हुआ देख वो हंसने लगा और कहा, तुम अभी भी उतनी ही डरपोक हो ना जितनी बचपन में थी। याद है कैसे एक छोटे से चूहे से डर जाती थी? बड़ी होकर तुमने हटे कट्टे आदमियों से डरना शुरू कर दिया है ना? झिलमिलन ने चेहरे से हाथ हटाते हुए कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। वो लोग मुझे थोड़ी कुछ करते, मैंने थोड़ी उनसे पंगा लिया था। ये तो तुम्हें शौक चढ़ा था उनसे हाथापाई करने का। वैसे मैं तो जानती थी कि तुम उन दोनों से बड़े ही आराम से लड़ सकते हो, पर फिर भी मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, क्योंकि उनके हाथों में छुरा था। जुगनू ने भौहें टेढ़ी करते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें पता था कि मैं उनसे लड़ सकता था, लेकिन कैसे? उसने कहा, अरे ये तो बहुत जाहिर सी बात है। पूरे गांव में सब जानते हैं कि तुमने रतन और उसके 16 आदमियों को कुछ ही सेकंड में जमीन पर पस्त कर दिया था, और ये बात किसी से भी नहीं छुपी है कि उस दिन भी तुम अकेले ही थे। आज तक रतन और उसके सारे दोस्त तुम्हारे नाम से कांप जाते हैं। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई थी तो मुझे भी पता चल गया। उसने सर हिलाते हुए कहा, अच्छा तो ये बात थी। हाँ बिल्कुल, तब तो मैंने तुम्हें लड़ते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज तो मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने इतने नजदीक से लड़ते हुए देखा। वैसे तुम काफी अच्छी फाइटिंग कर लेते हो, क्या मजा चखाया तुमने। बहुत अच्छा लगा कि तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम गलत टाइप के लोगों के सामने अकड़ के खड़े रह सको, वरना आजकल तो लोग कुछ भी गलत होते देख मुंह फेर लेते हैं। वो जुगनू की इस हरकत से काफी खुश थी, और कहीं ना कहीं उसके मन में जुगनू के लिए कुछ गहरे जज्बात जग रहे थे। आखिर ऐसी कौन सी लड़की होगी जिसे ऐसा लड़का पसंद ना आए जो इतना स्ट्रांग हो, इंटेलिजेंट हो। उन लोगों के पीछे बैठा रघु भी यही सोच रहा था। अगर जुगनू सच में झिलमिला का सिर्फ दोस्त है तो भी मुझे नहीं लगता कि इस लड़की को इसके प्यार में पड़ने में वक्त लगेगा। आखिर इस जैसे लड़के लड़कियों को आराम से अपने जाल में फंसा लेते हैं, जिनके पास ब्रेन भी हो और मसल पावर भी। झिलमिल खुश तो थी, लेकिन फिर भी उसे डर सता रहा था, क्योंकि जुगनू ने अपने घर का पता, अपना नाम, सब कुछ उन गुंडों को बता दिया था। उसने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा, लेकिन तुमने एक बात ठीक नहीं की कि उन लोगों को अपना पता बता दिया। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था।
बहादुरी और बेवकूफ़ी में बहुत कम अंतर होता है। मुझे लगता है कि तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है, हर जगह हीरो बनना ज़रूरी नहीं है। सोचो, अगर कल को वो तुम्हारे घर आ गए और उन्होंने तुम पर हमला कर दिया तो तुम अकेले कैसे उनसे लड़ोगे? और ये ज़रूरी भी तो नहीं है ना कि हम मुसीबत को अपने घर का रास्ता दिखाएं। वैसे तो उस लड़की ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच था। फिर भी जुगनू ने बेफिक्री से कहा, मुझे इस बात का कोई डर नहीं है, आने दो, अगर वो आते हैं तो तब भी मैं उन्हें देख लूंगा, मेरे सामने वो टिक नहीं पाएंगे। वैसे तुम्हारी जेब में ऐसा क्या खास था जिसके लिए तुमने उन दोनों की ये हालत कर दी? उसने शक भरी नजरों से पूछा। जुगनू ने जेब में छिपाकर हुई चेन हल्की सी बाहर निकाल कर दिखाई और बोला, मेरे पास ये सोने की चेन है जिसे बेचने में शहर जा रहा हूँ। बातों ही बातों में उसने देखा कि जुगनू के सर से पसीना बह रहा था। उसने चुपचाप अपनी जेब में से एक गुलाबी रंग का रुमाल निकाला और जुगनू के माथे का पसीना पोंछने लगी। ये देखकर रघु का दिल बुरी तरह से जल गया और वो अब उसके चेहरे पर भी दिखने लगा। जब झिलमिल को ऐसा करने से रोकते हुए जुगनू ने कहा, अरे ये तुम क्या कर रही हो? मेरा चेहरा तो वैसे भी धूल मिट्टी की वजह से गंदा हो चुका है, तुम्हारा रुमाल खराब हो जाएगा। ऊपर ऊपर से तो वो मना कर रहा था, लेकिन वो रुमाल इतना खुशबूदार, नर्म और सुंदर था कि जुगनू को बहुत अच्छा लग रहा था। वो उसकी खुशबू में डूब रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई गुलाब का फूल उसके माथे से छुआ रही हो। झिलमिल सिर्फ मुस्कुराए और कहा, कोई बात नहीं, अगर ये गंदा हो गया तो मैं घर जाकर इसे धो लूंगी, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल तुम्हें अपने पसीने से भीगे हुए इस चेहरे की चिंता करने की जरूरत है, चुपचाप मुझे इसे पोंछने दो। झिलमिल ने जुगनू का पसीना पोंछा और दोनों फिर से इंग्लिश में बातें करने लगे। ऐसे ही बातों में उनका रास्ता कब कट गया पता ही नहीं चला। तकरीबन 10:15 बजे होंगे जब तीनों सनौली पहुंच चुके थे। स्टेशन से बाहर आते ही जब जुगनू ने उस शहर को देखा तो देखता ही रह गया। उसका गांव बहुत छोटा था और वो बाहर ज्यादा आता जाता नहीं था, इसलिए उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। शहर पहुंचते ही हड़बड़ाहट में रघु ने झिलमिल से कहा, अच्छा क्या अब हम चल सकते हैं? हमें पहले से ही बहुत देर हो गई है, 10:20 हो चुके हैं, प्रकृति कितना नाराज हो जाएगी, हम इससे ज्यादा लेट नहीं हो सकते। झिलमिल ने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे लगता है कि अब तुम अकेले ही चले जाओ तो बेहतर रहेगा। जुगनू को यहाँ पर कुछ काम है, मैं उसकी मदद के लिए रुकना चाहती हूँ, क्योंकि वो शहर में ज्यादा जगह जानता नहीं है। तुम जाओ, मैं बाद में अपने आप आ जाऊंगी। लेकिन तुम अकेले कैसे आओगी, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। उसे ऐसे चिंता हो रही थी जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो, लेकिन झिलमिल ने नकारते हुए कह दिया, नहीं मैं खुद आ जाऊंगी, तुम मेरी इतनी चिंता मत करो, तुम जाओ। वो भी ठीक था, बोला, नहीं मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। मैं अकेली कहाँ हूँ, जुगनू है ना मेरे साथ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उसके साथ ही आ जाऊंगी, हम दोनों थोड़ी ही देर में पार्टी में पहुंच जाएंगे। उसने जुगनू का हाथ पकड़ते हुए कहा। ये देखकर वो बरस पड़ा, हम आ जाएंगे? मतलब ये भी आएगा? इसे इनवाइट किसने किया है? तुम इसे नहीं लेके आ सकती। हम अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, किसी भंडारे में नहीं। वो जितना हो सके उतना उन दोनों को दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार उसका हर पैंतरा नाकामयाब हो रहा था। झिलमिल ने समझाते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें पता है ना, प्रकृति ने कहा था कि हम अपने दोस्तों को भी साथ लेके आएं, और वैसे भी पिंकी, रीना, वो सब भी तो अपने दोस्तों को लेकर आने वाली हैं। मैं भी जुगनू के साथ आ जाऊंगी, तुम और ज्यादा देर मत करो वरना प्रकृति बहुत नाराज हो जाएगी, तुम जाओ। वो मन ही मन सोचने लगा, इस लड़की की अक्ल घास चरने गई है क्या? अगर ऐसे गंवार को पार्टी में लेकर आएगी तो लोग इस जोकर के साथ इसका भी मजाक उड़ाएंगे। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, लाने दो, वहाँ पार्टी में ही देख लूंगा। वहाँ हम सब फ्रेंड्स मिलकर इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखेगा। सोचकर उसने कहा, ठीक है फिर मैं चलता हूँ, अगर तुम्हें किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। जाते जाते भी उसने मुड़कर जुगनू की तरफ देखा और मन में कहा, इतनी आसानी से तो मैं झिलमिल को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा, अभी तुम देखो मैं आगे क्या क्या करता हूँ। उसके जाने के बाद वो दोनों थोड़ा आगे निकल गए। झिलमिल ने बातों ही बातों में जुगनू से पूछा, अच्छा तुम यहाँ सिर्फ अपना सोना बेचने आए हो या फिर तुम्हें कोई और भी काम है? जुगनू ने ना में सर हिलाया और कहा, नहीं मुझे और कोई काम नहीं है, क्या तुम्हें यहाँ कोई अच्छी सुनार की दुकान मालूम है, कहाँ होगी? सुन के झिलमिल हंसने लगी। जब भी वो हंसती या मुस्कुराती थी तो जुगनू उसे देखता ही रहता था। उसके गालों में 2 गहरे डिंपल्स की वजह से उसकी मुस्कुराहट और ज्यादा प्यारी लगती थी। उसने कहा, अरे बुद्धू, इसीलिए तो तुम्हारे साथ आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम शहर में ज्यादा कुछ जानते नहीं होंगे। ये सुन वो थोड़ा सा शर्माया और कहा, थैंक यू। झिलमिल ने जरा सोचा और कहा,
एक जगह है जहाँ बहुत सारे सुनारों की दुकानें हैं, उसे सराफा बाजार कहते हैं। चलो हम वहीं चलते हैं, वहां तुम्हारी चेन अच्छे दामों में बिक जाएगी। जुगनू तैयार हो गया। ठीक है फिर चलो। वैसे वो जगह यहाँ से कितनी दूर होगी? वो उसका हाथ पकड़कर उसे शहर के बस स्टैंड पर ले गई और कहा, बस 15 मिनट का रास्ता है, अगर हम बस से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। दोनों स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस से साराफा बाजार पहुंच गए। वहां एक नहीं सुनारों की बहुत सारी दुकानें थी और कुछ तो बहुत बड़ी, इतनी कि अंदर जाने में भी डर लगे। जुगनू को लग रहा था कि उसके लिए झिलमिल ने काफी परेशानी उठाई है, इसलिए उसने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे साथ यहाँ तक आई, लेकिन मुझे लग रहा है मेरे कारण तुम अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी के लिए वक्त पर नहीं जा सकी। फिक्र मत करो, जैसे ही काम खत्म होगा मैं तुम्हें वहां छोड़ आऊंगा। लेकिन झिलमिल को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे पार्टी में न जाने का कोई अफसोस हो। उसने कहा, इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है, वैसे मैं उसे इतने अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। वो तो बस रघु की फ्रेंड है, इसीलिए मैं उसके साथ जा रही थी, वरना मेरी प्रकृति से कोई ऐसा खास फ्रेंडशिप नहीं है। अब वो जरा मजाक के मूड में आ गई। उसने जुगनू को छेड़ते हुए कहा, वैसे तुम्हारी कंपनी उस पार्टी से ज्यादा अच्छी है, तो इसलिए मैं उन लोगों को छोड़कर तुम्हारे साथ रुकी हूँ। उद्धरण चिन्ह। वहां इस वक्त बहुत गर्मी थी और बाजार में काफी ज्यादा भीड़ भी, जिससे झिलमिल को बहुत पसीना आ रहा था और धूप की वजह से उसका गला सूख रहा था। ये देख जुगनू ने पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए पानी या फिर कुछ और लेकर आऊं? हाथ से इशारा करते हुए झिलमिल ने कहा, नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी ही बोतल से पानी पी लूंगी। इतना कहकर उसने जुगनू की बोतल उठाए और गटागट पानी पीने लगी। उसे इस तरह अपनी बोतल में से पानी पीते देख वो थोड़ा सा परेशान हो गया। तुम मेरी बोतल में से पानी क्यों पी रही हो? वो मेरा जूठा है। मैं तुम्हारे लिए अच्छा पानी लेकर आता हूँ ना, तुम वही पी लेना। इतना कहकर उसने अपनी बोतल छीन ली। लेकिन वो भी कहाँ मानने वाली थी, उसने बोतल को वापस छीनते हुए कहा, तुम अपने आप को लेकर हमेशा इतना कॉन्शियस क्यों रहते हो? मुझे तुम्हारा झूठा पानी पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक ही गांव में रहते हैं और हमारे घर एक जैसा ही पानी आता है, तो मुझे बाहर के पानी की क्या जरूरत? कब से देख रही हूँ तुम खुद को काफी कम समझते रहे हो। जब मैं रुमाल से तुम्हारा पसीना पोंछ रही थी तब भी तुमने यही किया। एक बात तुम अच्छे से समझ लो, तुम मेरे दोस्त हो और तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पसंद है, तुम्हारा पसीना, तुम्हारी पसीने की खुशबू, तुम्हारा झूठा पानी, सब कुछ। वो काफी नाराज लग रही थी, लेकिन अगले ही पल मूड बदलने के लिए वो उसके करीब आए और उसके गले को सूंघते हुए बोली, वैसे तुम्हारी पसीने की खुशबू इतनी भी बुरी नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें परफ्यूम या डिओडोरेंट की जरूरत नहीं पड़ती होगी। वो सोचने लगा, अरे ये कैसी बातें कर रही है, बिल्कुल सोनतारा भाभी जैसी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और वो शर्मा गया। थोड़ी ही देर में दोनों सुनार की एक बड़ी सी दुकान के सामने खड़े हो थे, जिसके ऊपर सागर ज्वेलर्स का बोर्ड लगा था। बोर्ड पर लिखा था, यहाँ सोने चांदी के गहने खरीदे बेचे और गिरवी रखे जाते हैं। अपने गहने पॉलिश करा के उन्हें नया कर लीजिए। दुकान के बाहर दो बंदूकधारी सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। उनमें से एक जुगनू को घूर घूर कर देख रहा था, शायद उसके कपड़ों की वजह से उस पर शक हो रहा था, जैसे सोच रहा हो ज्वेलर की दुकान में इसका क्या काम। फिर भी उस सिक्योरिटी गार्ड ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला। जैसे ही दोनों अंदर गए तो काउंटर पर खड़े सेल्समैन ने पूछा, जी बताएं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जुगनू ने जेब से मोटी सी सोने की चेन निकाली और दिखाते हुए बोला, मुझे ये चेन बेचनी है। सेल्समैन ने दोनों की तरफ देखा और कहा, आप मेरे साथ चलिए। इतना कहकर वो उन्हें अंदर की तरफ ले गया, जहां कुछ कारीगर बैठे हुए थे। वहीं कोने में एक बूढ़ा आदमी नीचे कम हाइट के पट्टे जैसी सीट पर बैठा काम कर रहा था। उसके हाथों में एक गोल सा काला पत्थर यानी कसौटी थी, जिस पर गहनों को घिस कर देख रहा था। सेल्समैन ने उन्हें वहां बैठाया और चला गया। बूढ़े आदमी ने पूछा, बताओ क्या लाए हो? उसने सोने की चेन दिखाते हुए कहा, ये। उस आदमी ने जुगनू से चेन ली और उसे पत्थर पर हल्के से घिसने लगा। कुछ पल घिसने पर उसने अजीब नजरों से ऊपर देखा और फिर वापस घिसने लगा। उन दोनों को समझ नहीं आया कि वो बूढ़ा आदमी उन्हें ऐसे क्यों देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो बोला, ये सोने की चेन है तो काफी भारी, लेकिन 70% से ज्यादा मिलावट वाली है। इसमें तो सोना कम तांबा ज्यादा है। उसकी बात सुनकर वो दोनों भौचक्के के रह गए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये चेन मिलावटी सोने की होगी। जुगनू को अभी भी याद था, जब उसके वहां रतन ये चेन नई नई बनवा के लाया था, तब पूरे गांव में दिखाता फिरा था। बोल रहा था कि उसने ये शहर से पूरे 80,000 में बनवाई है, 20 तोले खालिस सोने की है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी भारी और महंगी चीज मिलावटी कैसे हो सकती है।
बगल में बैठी झिलमिल भी कुछ नहीं समझ पा रही थी, वो बस उन दोनों की बातचीत को ध्यान से सुन रही थी। जुगनू ने फिर सोचा, हो सकता है कि रतन झूठ बोल रहा हो, सच में ये चेन 80,000 की है ही नहीं, वो बस टींगे हाँक रहा था। या फिर ऐसा भी हो सकता है, उसने सच में ये चेन 80,000 रुपये में ही ली हो और सुनार ने उसे बेवकूफ बना दिया हो। लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि ये आदमी मुझे बेवकूफ समझ रहा हो, इतनी महंगी चेन को मुझसे सस्ते में खरीदना चाहता है, इसलिए मुझे इसकी कम कीमत बता रहा है। दुकानदार हमेशा खरीदते वक्त सामान की बुराई करते हैं और बेचते वक्त तारीफ। हो सकता है इसे लगता है कि मैं गांव का हूं तो वो मुझे आसानी से मूर्ख बना लेगा। वो आदमी उसके चेहरे के हाव भाव से ही समझ गया था कि जुगनू सोच में पड़ा है। उसने विश्वास दिलाते हुए कहा, मेरी बात का भरोसा करो, ये चीज मिलावटी है और इसकी तुम्हें ज्यादा कीमत नहीं मिलेगी। उसने झिलमिल को कोने में ले जाते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें किसी और दुकान पर जाकर चेक करवाना चाहिए, कहीं ये आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा। उसने भी साथ दिया और कहा, मुझे भी यही लग रहा है, वरना इतनी बड़ी और भारी चेन की कीमत कम थोड़ी हो सकती है। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों वापस आए, कहा, हम थोड़ी देर बाद आते हैं। वो आदमी समझ गया था कि ये दोनों किसी दूसरी दुकान पर जाएंगे। उसने कहा, ठीक है, तुम जाकर दूसरी दुकान में भी पूछ सकते हो, अगर कोई इसकी ज्यादा कीमत दे तो उसे बेच देना, लेकिन मैं तो इसके ज्यादा से ज्यादा 8,000 रुपये ही दे सकता हूँ। वो इतने विश्वास से बोल रहा था कि कहीं ना कहीं उन दोनों को भी लगा शायद वो सच बोल रहा है। जाते हुए जुगनू ने कहा, ठीक है, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं जरूर वापस आऊंगा। इतना कहकर दोनों वहां से चले गए। करीबन आधे घंटे तक वो दोनों बाजार के अलग अलग सुनारों के पास घूमते रहे, लेकिन हर सुनार के पास से उन्हें वही जवाब मिला जो उन्हें पहली दुकान यानी सागर ज्वेलर्स के पास मिला था। आखिरकार निराश होकर जुगनू वापस वहीं जा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस चेन के बलबूते पर वो बांके बिहारी का कर्जा चुकाने वाला था वो मिलावटी निकली। झिलमिल ने उसकी परेशानी को भांप लिया। क्या हुआ, तुम्हें पैसों की अर्जेंट जरूरत है? फिलहाल मेरे पास 2,000 रुपये है, वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। उसका इतना कहना भी जुगनू के लिए काफी था। उसकी थोड़ी बहुत चिंता हल्की हो गई ये सुनकर कि उसके आसपास कितने सारे लोग थे जो हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे, जैसे सोनतारा और अब झिलमिल भी। उसने बेफिक्री से कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी भी कोई मुसीबत नहीं आन पड़ी है कि तुम्हें मुझे पैसे देने पड़े, अगर जरूरत हुई तो मैं मांग लूंगा। बाहर से जुगनू जितना शांत दिख रहा था, उसके अंदर उतनी उथल पुथल मची हुई थी। वो इसी चिंता में था कि अगर उसे इस चेन को बेच के सिर्फ 8,000 रुपये मिले तो बाकी के 22,000 रुपये वो साहूकार बांके बिहारी को कैसे लौट आएगा, और अगर वो पैसे ना लौटा पाया तो क्या होगा। जुगनू को हर एक दुकान वाले ने वही बताया जो उस बूढ़े ने कहा था। अब उसे बाकी के 22,000 रुपये की फिक्र सता रही थी। वो लौटकर उसी दुकान पर वापस गए और उसने रतन की चेन 8,000 रुपयों में उस सुनार को बेच दी। आज उसने पहली बार इतने सारे रुपए एक साथ देखे थे। देखा जाए तो 8,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन उसके लिए ये बहुत बड़ी थी। वो अभी भी चिंता में गुम था, लेकिन क्योंकि झिलमिल ने इतना सारा वक्त निकालकर उसकी मदद की थी, इसलिए उसने कहा, अच्छा तो चलो, अब हम तुम्हारी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं, मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूँ। सुनकर वो थोड़ा सा रूठ गई और कहा, छोड़ देता हूँ का क्या मतलब है? तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगे, समझे? सुनकर वो थोड़ा उलझन में पड़ गया। क्या तुम सच में मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हो? सोच लो, मेरे कपड़े देखे हैं, कहीं वहां सबने तुम्हें मेरी वजह से चिढ़ाया तो? झिलमिल ने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर तुम्हें मेरे साथ आने में कोई ऐतराज है तो बता दो, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। वो मुस्कुराने लगा और बोला, मुझे क्या ऐतराज हो सकता है, बल्कि तुम्हारे साथ आना तो मेरे लिए फक्र की बात होगी। झिलमिल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं भी अपने सारे दोस्तों के सामने शो ऑफ करूंगी कि मेरा दोस्त इंग्लिश का इतना बड़ा मास्टर है और उसकी एक्शन स्किल्स तो किसी बड़े एक्शन हीरो से भी ज्यादा अच्छी हैं। जुगनू को ऐसा लग रहा था कि झिलमिल उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही थी, इसलिए वो बोला, तुम खामखा मेरी इतनी तारीफ कर रही हो, मुझ में इतना भी कुछ खास नहीं है। झिलमिल ने टेढ़ी मुस्कान देते हुए कहा, वो तो वहीं जाकर पता चलेगा कि तुम में कुछ खास है या नहीं, अब चलें, वरना हमें और देर हो जाएगी। जब वो दोनों सर्राफा बाजार से बाहर निकले तब तक 11:30 बज चुके थे। सूरज अब सर पर चढ़ गया था। गर्मी इतनी थी कि वो दोनों जल्द से जल्द किसी छांव वाली जगह पर पहुंचना चाहते थे। ऐसे में उसने झिलमिल से पूछा, अच्छा, ये तुम्हारी दोस्त की बर्थडे पार्टी जिस जगह पर है वो यहाँ से कितनी दूर है? वो बोली, शायद आधा घंटा लग जाएगा, 15 से 18 किलोमीटर दूर है। वैसे मैं यही सोच रही थी, क्यों ना हम किसी टैक्सी में चले जाएं, इतनी गर्मी में बस का इंतजार करना बहुत मुश्किल होगा।
उसी वक्त वहां से एक टैक्सी गुजर रही थी। झिलमिल की बात सुनते ही उसने हाथ दिखाकर टैक्सी रोकी और किसी जेंटलमैन की तरह पहले झिलमिल के लिए दरवाजा खोला और उसके के बाद खुद बैठ गया। झिलमिल ने ड्राइवर से कहा, भाई साहब रॉयल होटल ले चलिए। उन दोनों की तरफ देखते हुए ड्राइवर ने पूछा, आप वही रॉयल होटल की बात कर रही हैं जो शहर के छोर पर है? जो शहर की सबसे महंगी होटल है वही। उसने सर हिलाते हुए कहा, हाँ भाई साहब वही वही ले चलिए। जुगनू को उस आदमी का व्यवहार थोड़ा अटपटा लगा, इसलिए उसने पूछा, ये इस तरह उस होटल के बारे में क्यों पूछ रहा था? झिलमिल ने कहा, वो होटल शहर की सबसे महंगी होटल्स में से एक है। वहां पर एक आदमी के खाने का खर्चा ही 3 से 4 हजार रुपयों से शुरू होता है, इसलिए वहां हर कोई नहीं जा पाता। फिर आवाज थोड़ी धीमी करते हुए बोली, शायद इसलिए ये हमें इस तरह देख रहा है। 3 हजार रुपये सुनते ही जुगनू के कान खड़े हो गए। क्या सच में वो होटल इतना महंगा है? ऐसा कौन सा वो सोने की वरक चढ़ा खाना बनाते हैं जो ये खाना इतना महंगा है? सुनकर वो मुस्कुराने लगी और बोली, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। वो होटल खास शहर के रईस लोगों के लिए बनाया गया है, इसलिए वहाँ की हर चीज की कीमत नॉर्मल से बहुत ज्यादा होती है। वरना ऐसा कुछ खास नहीं है जो हमने पहले ना देखा हो। कुछ देर के लिए जुगनू सोचता ही रहा। उसने फिर पूछा, अच्छा तो तुम्हारी दोस्त क्या इतनी रईस है कि उसने अपनी बर्थडे की पार्टी ऐसी होटल में दी है जहाँ पर एक आदमी के खाने की कीमत इतनी ज्यादा है? वो बोली, हाँ वैसे प्रकृति काफी ज्यादा रईस है। मैंने सुना है कि उसकी फैमिली का शहर में फर्नीचर का बहुत बड़ा बिजनेस है और वो लोग दूर देशों में भी अपने फर्नीचर एक्सपोर्ट करते हैं। उनका कारोबार बहुत बड़ा है, शायद इसीलिए वो ये सब चीजें अफोर्ड कर पाती है। वो एक ही पार्टी में लाखों रुपए खर्च कर देती है, और सिर्फ यही नहीं, वो तो बहुत आलीशान और महंगी जिंदगी जीती है जो शायद हम लोगों ने कभी सोची भी नहीं होगी। वैसे मैंने तुम्हें कहा ना, वो मेरी दोस्त नहीं है, वो तो रघु की दोस्त है। मैं तो उसे ठीक से जानती भी नहीं हूँ। जुगनू बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी अभी मैंने सुना था कि वो अपने चेहरे की कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने के लिए काफी लाखों रुपए खर्च करने वाली है। उसके चेहरे के नाक नक्श इतने अच्छे नहीं है, बस इसलिए वो खुद को खूबसूरत बनाने के लिए ये सब कर रही है। हम जैसे लोग तो जैसे दिखते हैं वैसे में ही खुश रहते हैं, पर इन अमीरों के चोंचले हम लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। जुगनू की दिलचस्पी उस लड़की में बढ़ती जा रही थी। उसने उत्सुकता से पूछा, अच्छा क्यों, वो इतनी बुरी दिखती है क्या कि उसे कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने की जरूरत है? इस सवाल पर झिलमिल ने अपना फोन निकाला और फोन की पिक्चर गैलरी में से प्रकृति की कुछ फोटोज उसे दिखाने लगी। ये देखो ऐसी दिखती है वो। वैसे सच में उसके नाक नक्श इतने अच्छे नहीं है, लेकिन वो इतनी बुरी भी नहीं लगती। हम उसे बदसूरत तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो इतनी खूबसूरत भी नहीं है। लड़की सच में इतनी भी बदसूरत नहीं थी, लेकिन वो दिखने में कुछ ज्यादा अच्छी भी नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर इंडिया के अलावा किसी और देश में होती तो शायद किसी को इतनी बुरी भी नहीं लगती। वो कहते हैं ना कि खूबसूरती तो देखने वाले की आंखों में होती है। कुछ वैसा ही प्रकृति के साथ भी था। वो खुद को सुंदर नहीं समझती थी, इसीलिए कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लेना चाहती थी। जुगनू के मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं श्री के सिस्टम के बाजार में देखूं। मैंने उसमें कहीं तो पढ़ा था कोई ऐसी चीज है वहां, जिसे पीने से इंसान का चेहरा, उसके नाक नक्श अच्छे हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसका फिगर भी अच्छा हो जाता है। अगर ऐसी चीज मैं खरीद लूं तो हो सकता है कि जो पैसे वो लड़की सर्जरी पर खर्च करने वाली है वो मुझे दे दे। मैं उसे खूबसूरत बना दूंगा, उसका काम भी हो जाएगा और मेरा फायदा भी। झिलमिल इस वक्त अपने फोन को देखने में व्यस्त थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए जुगनू ने आंखें बंद की और जादुई सौदागर श्री को याद किया और वो हाजिर हो गई। उसने उससे कहा, मुझे कोई ऐसी दवाई चाहिए जिससे किसी भी इंसान का चेहरा अच्छा और खूबसूरत बन जाए। क्या तुम मुझे वो दे पाओगी? जैसा कि उसने सोचा था, श्री के बाजार में ऐसी दवाई थी जो किसी भी इंसान को खूबसूरत बना सकती थी, लेकिन ये इतनी सस्ती नहीं थी। इसे खरीदने के लिए जुगनू को 100 क्रेडिट पॉइंट्स की जरूरत थी। इसे देखकर जुगनू ने फिर झिलमिल से पूछा, अच्छा तुम्हें ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि वो लड़की इतने सारे पैसे सिर्फ इसलिए खर्च कर रही है क्योंकि वो खूबसूरत दिखना चाहती है? उसने जवाब देते हुए कहा, अजीब तो है, लेकिन अब हर इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है। उसे जो पसंद है वो कर सकती है क्योंकि उसके पास पैसे हैं। शायद वो खुद जानती है कि उसे किस चीज की जरूरत है, इसलिए वो ये सब करना चाहती हो। बातें करते करते दोनों रॉयल होटल पहुंच गए थे। इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे थे। दोनों उस बड़े से 5 मंजिला होटल के सामने आकर खड़े हो गए। जुगनू टैक्सी वाले को पैसे देने वाला था कि तभी झिलमिल ने उसे रोकते हुए कहा, तुम रहने दो। जब दोनों उस आलीशान होटल के अंदर जा रहे थे तो आसपास खड़े लोग जुगनू को काफी अजीब नजरों से देखने लगे। होटल के सिक्योरिटी गार्ड, वेटर सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई अजीब जानवर देख लिया हो। लेकिन उन्हें नजरअंदाज करते हुए वो बड़े ही आराम से चले जा रहा था।
दरवाजे पर पहुंचते ही मैनेजर ने उन दोनों को रोका और पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। झिलमिल थोड़ी सी घबराई हुई थी क्योंकि उसे लोगों की ऐसी नजरों का सामना करने की आदत नहीं थी। उसने बड़ी नरमी से कहा, मैं प्रकृति की गेस्ट हूँ, आज उनकी बर्थडे पार्टी है, मुझे वहीं जाना है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि उनकी पार्टी कौन से फ्लोर पर है। उस मैनेजर ने बगल में रखे रजिस्टर को उठाया और पूछा, क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे, मैं गेस्ट लिस्ट में चेक करके अभी बताता हूँ। झिलमिल ने अपना नाम बताया, जिसके बाद वेटर ने गेस्ट लिस्ट में से उसका नाम ढूंढते हुए कहा, जी आपका नाम है इसमें, उनकी पार्टी दूसरे फ्लोर पर है, आइए मैं आपको वहां तक छोड़ देता हूँ। इन सारी बातों के दौरान वो मैनेजर घूर घूर कर जुगनू को देख रहा था, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सारे लिफ्ट से दूसरे मंजिल पहुंचे। लिफ्टमैन ने जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खोला, मैनेजर ने सामने की तरफ इशारा करते हुए उन दोनों को जाने के लिए कहा। सामने बड़े से बोर्ड पर हैप्पी बर्थडे प्रकृति शर्मा लिखा हुआ था। कमरे का दरवाजा खोला गया तो तेज म्यूजिक सुनाई दिया। अंदर रोशनी बिल्कुल नहीं थी, कुछ डिस्को लाइट्स चल रही थी। वहां करीबन 30 से 40 नौजवान लड़के लड़कियां डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे। वहां का माहौल काफी खुशनुमा और रंगीन था। वो बैंक्वेट हॉल इतना बड़ा तो था कि 100 लोगों को आराम से संभाले। थोड़ी ही दूरी पर खाने का काउंटर लगा हुआ था, जहां से लजीज खाने की खुशबू आ रही थी। झिलमिल बोली, मुझे तो बड़ी भूख लग रही है, चलो पहले जाकर कुछ खा लेते हैं, बाद सबसे मिलेंगे। वो जुगनू का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए खाने की टेबल तक ले गई। दोनों ने अपनी अपनी प्लेट ली और खाना शुरू कर दिया। जब वो दोनों कोने में बैठकर आराम से खाना खा रहे थे, तभी किसी ने अचानक पीछे से आकर जुगनू की आंखों पर हाथ रख दिए। जुगनू परेशान हो गया, उसके एक हाथ में चम्मच थी और दूसरे हाथ में प्लेट। उन्हें संभालते हुए उसने पूछा, कौन है। तभी किसी ने इंग्लिश में उसके कानों में कहा, गेस हु आई एम। पहले तो जुगनू उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन फिर उसकी इंग्लिश सुनते ही वो समझ गया। उसने पूछा, एमिली इज दैट यू। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि एमिली थी, जो यहाँ इस पार्टी में अचानक जुगनू से टकरा गई थी। आज एमिली ने एक हल्की गुलाबी रंग की फ्लोरल ड्रेस पहनी थी। उसके खुले सुनहरे बाल लहरा रहे थे। उसने इंग्लिश में जुगनू से कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दूसरी बार मैं तुम्हें यहाँ इस पार्टी में इस तरह मिलूंगी। इतना कहकर वो उससे चिपक कर गले लग गई। पार्टी में काफी सारे लोग थे, जिनमें से कुछ ने जुगनू और झिलमिल को अंदर आते हुए देख लिया था, और उनमें से कुछ की नजर इस वक्त एमिली पर भी थी, जो जुगनू को गले लगाकर खड़ी हुई थी। ये सब जुगनू और झिलमिल के लिए थोड़ा सा अजीब था। झिलमिल ने एमिली से कहा, मैंने भी सोचा नहीं था कि मैं आपको यहाँ मिलूंगी, लेकिन आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। ये सब उसने इंग्लिश में कहा था, जिसे सुनकर एमिली बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख गई हो। पिछली बार तो मुझे याद है, ना मैं तुम्हें अपनी बात समझा पा रही थी, ना तुम मेरी बात ठीक से समझ पा रही थी, लेकिन अब मुझे सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। वो जुगनू से अलग हुई। झिलमिल सोच रही थी, चाहे मैं जुगनू की कितनी भी अच्छी दोस्त क्यों ना हूं, लेकिन मैं इसे इस तरह कभी भी गले नहीं लगा सकती थी। खैर, मैं तो एमिली से अपनी तुलना कर ही नहीं सकती, कहाँ वो इतनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी विदेशी लड़की और कहाँ मैं एक छोटे से गांव की लड़की। लेकिन तुरंत अपनी सोच को काबू करते हुए उसने कहा, ये सब जुगनू की वजह से हुआ है, उसने मुझे इतने अच्छे से इंग्लिश सिखा दी, वैसे भी ये है ही इतना अच्छा और अक्लमंद, किसी को भी कुछ भी सिखा सकता है। एमिली ने भी उसकी तारीफ करते हुए कहा, सच में ये बहुत अच्छा है, हमेशा सबकी मदद करता रहता है। बल्कि मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरा कोई ऐसा दोस्त भी है। जुगनू का ध्यान कहीं और था, वो चारों तरफ प्रकृति को ढूंढ रहा था, ताकि जिस मकसद से वो आया था वो पूरा हो सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।